हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का जो है 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको पेपर में क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, कैसे टैकल करना होता है, कैसे खुद की अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विद इन द सेशन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले, जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो में मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीच में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ध्यान से प्रेस कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को जाने से पहले थोड़ा समय हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, fill in the blanks represent a specific time when children are particularly susceptible to certain kind of stimuli in their environment। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसको हिंदी में भी दिया हुआ है कि जो है आपका fill in the blanks है, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उसके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। अब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, अब चूँकि ये इसका कह सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन जो है इन्होंने काफ़ी मॉडरेट में रखा है। अब इसके ऑप्शन को एक बार आप पढ़िए। सेंसिटिव पीरियड्स, जिसको संवेदनशील अवधि कहेंगे, एक्सप्लिसिट पीरियड, मुखर अवधि, प्लास्टिसिटी ड्यूरेशन, नम्यता काल, या मेंटल स्टैग्नेशन, मानसिक अक्रमण्यता। अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे एक किसी स्पेसिफिक समय की बात की जा रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है जब जो बच्चे होते हैं ना वो सस्टेपेबल होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। अब दोनों लैंग्वेजेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी में जाने की कोशिश किया करिए। ग्रहणक्षम मतलब कि जो भी चीज़ें उनको बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसको वो बहुत ही आसानी से जो है वो क्या कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, ग्रहित कर पाते हैं। टू सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई इन देयर इन्वायरमेंट, बहुत सारे जो उद्दीपन होते हैं उनके पर्यावरण में उसके प्रति। तो ये पीरियड क्या कहलाता है। अब आते हैं ऑप्शन पर। सेंसिटिव पीरियड, तो ठीक बात है। एक्सप्लिसिट पीरियड, तो ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिट क्या है कि मतलब वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करता है, बट यहाँ तो ग्रहण करने की बात कर रहा है। प्लास्टिसिटी ड्यूरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेंटल स्टैग्नेशन, तो मेंटल स्टैग्नेशन की यहाँ बात नहीं हुई क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं, उनका माइंड एक्टिव है। आप अगर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, तभी समझ में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा सेंसिटिव पीरियड इज़ द राइट वन। क्यों सेंसिटिव पीरियड होगा संवेदनशील अवधि, क्योंकि ये संवेदनशील अवधि बहुत बार पूछा भी जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई नामों से भी जाना जाता है। सेंसिटिव पीरियड वो है जिसमें बच्चे का जो नॉलेज का गेनिंग होगा या उसको आप जो भी चीज़ें बताएंगे वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को सीख जाता है। तो बच्चे के सामने आप जिस भाषा में बात करेंगे, जैसे आप उसको सिखाएंगे, वो हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एजर्शन और रीज़न वाला, जिसमें बहुत सारे लर्नर डरते हैं। तो डरने की पहले तो बिल्कुल फियर हटा दीजिए, समझ कर करेंगे। पहले भी मैंने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस करके कराए हुए हैं, उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन करा है। अगर वीडियो प्रीवियस नहीं देखा है आपने तो उनको देखिए, क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसमें भी मैंने बताया है। पर एक बार फिर मैं यहाँ भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एजर्शन में किसी चीज़ के बारे में हमको स्टेटमेंट दिया होता है कि जैसे ये चीज़ ऐसे ऐसे है, और जो आपको रीज़न देता है, जो तर्क देता है, यही जो एजर्शन देता है, इसी को फुलफ़िल करने के लिए, इसी को सेटिस्फाई करने के लिए रीज़न देता है। अगर दोनों के बीच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं रिलेशन तो है और सही बात कह रहा है, देन आपका दोनों सही होगा और उसका आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर ये ईस्ट की बात कर रहा है और ये तो कुछ और ही बोल रहा है, दैट मीन्स कि और दोनों सही हैं, तो दोनों सही है लेकिन आपस में रिलेशन नहीं है। ये बता तो सही रहा है लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। तो आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को एजर्शन और रीज़न के अंतर्गत, कथन और तर्क के अंतर्गत हम रखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं।
कथन दिया हुआ है कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन कैन बी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। हिंदी में देखिए, बच्चों की विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। क्या ये बात सही है? अब आप खुद से सोचिए, हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की है, उसमें कंपैरिजन इज़ वेरी निगेटिव। हमें कभी भी कंपैरिजन करना ही नहीं है बच्चे का, ठीक। तो ये क्या है, आपका जो कंपैरिजन होगा वो एक निगेटिव बात है, क्योंकि आप किसी बच्चे का, हर एक बच्चा अपने में यूनिक है, अपने में अलग है। दैट मीन्स कि यहाँ तो पहला चीज़ यही है कि आपको एसेस करना है, बट नॉट विथ रिगार्ड टू द अदर चिल्ड्रन, कि वो कितना अच्छा बोल पा रहा है, वो कितना अच्छा रट्टू तोता है तो दूसरा क्यों नहीं है। दैट मीन्स कंपैरिजन गलत है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो पहला एजर्शन हमारा गलत है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम बच्चों को लर्नर्स को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर भी मैं इसको बताती हूँ। देखिए, पैटर्न और सीक्वेंस की बात कर रहा है, वो भी किसके, डेवलपमेंट को। जिसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे क्वेश्चन को समझने में बहुत सारा होता है कि इतना बड़ा बड़ा दे दिया, पढ़ेगा कौन। और ये सबसे मुश्किल तब होता है जब हमको ये CBT मोड पे देता है, कंप्यूटर बेस्ड पे। क्योंकि पेपर में तो मान लीजिए हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़ते हैं, बट कंप्यूटर में तो नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। 5 घंटे लगातार बैठकर क्वेश्चन को रीड आउट करना, गो थ्रू करना, वो भी एक एक के डिटेल में नहीं हो पाता है। तो बेस्ट इसमें तरीका होता है कि आप इसको स्प्लिट करके पढ़िए। स्प्लिट करके पढ़ने का मतलब, एक बार जैसे मैंने पूरा पढ़ लिया ना, तो ऐसे ही आप भी एक बार पूरा पढ़ लिया करिए। उसके बाद उसको देखा करिए कि पैटर्न और सीक्वेंस किसकी बात कर रहा है, डेवलपमेंट की, और उसके रेट की, ये सभी में सेम है। तो आप खुद सोचिए, क्या आपके जो बढ़ने की गति है वो आपके दोस्त की है? क्या आप अगर 10 साल की उम्र में जितने बड़े थे, जितना आप में डेवलपमेंट था, क्या उतना आपके दोस्त में था? दोस्त जान लीजिए आपके भाई बहन में था, तो बिल्कुल भी नहीं, किसी में भी नहीं होता है। दुनिया में कोई भी 2 इंसान का रेट ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, ठीक। तो ये तो बिल्कुल, ये भी बात क्या कह रहा है, ये भी बात गलत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता ही करता है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन भी गलत है। नाउ अब हम इसमें ऑप्शंस को देखेंगे। तो अभी हमने देख लिया ए और आर हमारा दोनों ही गलत है, तो ये तो हमारा ऐसे ही नहीं होगा। तो लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वही ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, यही हमारा सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? Question number 3, secondary socialization maps the period in fill in the blanks when the child begins to attend formal institutions such as the school। देखिए क्वेश्चन इजी है, बट इन्होंने ना घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आज मैंने सेट कराया हुआ है ये पेपर 2 6 to 8 के लिए है। तो ये कोई नहीं, अगर किसी ने सिर्फ फर्स्ट पेपर ही भरा है तो ऐसा नहीं कि वो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा, आपको भी करना है। बस आपको देखना ये है कि देखिए क्वेश्चन एज इट इज़ ईजी है, बस उसके लैंग्वेज को किस तरीके से इन्होंने बदला है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण हमने पढ़ा हुआ है। और हाँ, इसके साथ ही अगर आपने CDP का पूरा कंप्लीट मैंने मैराथन कराई हुई है, CDP की पहले से आपको अवेलेबल है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ ही हम लोग मैराथन फिर से लेटेस्ट मैराथन भी करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने एक बार नहीं देखी है तो उसको देखिए ज़रूर, उससे क्या है कि वो चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली बनी रहती है। तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण हमने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। कह रहा है कि अवस्था से प्रारंभ हो जाता है जब वो स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। अब इन्फेंसी, अब आप खुद से सोचिए कि यहाँ सोशलाइजेशन की बात कर रहा है और उस सोशलाइजेशन में भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल हो गया, इसमें जाने की बात कर रहे हैं। तो ये कब से जाना बच्चा शुरू करेगा, इन्फेंसी, मतलब पैदा हुआ नहीं बच्चा स्कूल जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अर्ली चाइल्डहुड, पारंपरिक बाल्यावस्था, ठीक है, सोचने लायक तथ्य है। मिडिल चाइल्डहुड, माध्यमिक भी ठीक है। एडोलेसेंस, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी में तो बच्चा जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे कह रहा ना प्रारंभ, संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। शुरू करने का मतलब क्या है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ, स्टार्टिंग। तो एडोलेसेंस में तो बच्चा जाएगा नहीं कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच रहा है भाई तब बच्चा जाना शुरू करेगा विद्यालय, ऐसा भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन देखिए हमने कर लिए हैं एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शन बचता है जिसमें कि होगा अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, एक है आपका मिडिल चाइल्डहुड। तो देखिए
आपको पता होगा कि जो मिडिल चाइल्डहुड है उसमें बच्चे की गैंग एज भी हम कहते हैं, क्योंकि उसमें उसके दोस्त बन चुके होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड। क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, ठीक है, क्योंकि यही वो एज है जिसमें बच्चा क्या करता है, यही वो एज है जिसमें बच्चा जो है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, औपचारिक संस्थान जैसे कि विद्यालय में जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वहाँ जाकर के बच्चों के साथ घुलना मिलना, इस प्रकार की चीज़ें बच्चे शुरू कर देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, in which stage can children work with hypothetical statement and explore logical relationship between statements and have the ability to cope with abstractness such as proportions? सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि 4-4 लाइन के क्वेश्चंस दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रीड आउट करिए, बहुत ही काम माइंड से एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज़ पेपर में आपको दिक्कत होगी, ये चीज़ जान लीजिए। ठीक। किस स्टेज में बच्चे के, अब देखिए हिंदी में, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहीं पे देखिए, आपको समझ में आ रहा हो तो ये पियाजे की थियरी से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपको ये भी देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पियाजे ही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, ये जो चारों हैं, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये बोल रहा है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के साथ काम कर पाएंगे। स्टेटमेंट और उसके जो एब्स्ट्रैक्टनेस है, जो चीज़ सामने नहीं है उस चीज़ के ऊपर भी ये क्या कर पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं, प्रपोर्शंस जैसे कि। तो ये किस स्टेज में आएगा, तो अब देखिए तुरंत देखते ही आपको पता है, सेंसरी मोटर में तो भाई बच्चा एकदम छोटा ही है, उसको सेंसेस के थ्रू वो अपना काम कर रहा है, सेंसरी मोटर होगा नहीं। प्री ऑपरेशनल में उसके 2 हैं, इंट्यूटिव और कॉन्सेप्चुअल स्टेज, तो यहाँ पर भी वो चीज़ कर नहीं पाएगा। कंक्रीट में वो डिडक्टिव थिंकिंग करता है, लेकिन उसमें कंक्रीट चीज़ें, जो चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं उनको देखकर ही कर पाता है। तो बचता कौन है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। वाई, क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कर पा रहा है, जो कि पियाजे की चौथी अवस्था में ऐसा कर पाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, पियाजे का एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इसमें से कौन सा क्रिटिक है, मतलब कि कौन सा उनकी आलोचना में शामिल है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहला क्या कह रहा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो निर्भर करता है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर। दूसरा, चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग, बच्चे सक्रिय प्राणी है, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, ये भी बात सही है और ये पियाजे ने ही कही है। हमने इसके ऊपर भी पियाजे की थ्योरी में चर्चा करी है कि कैसे उन्होंने कहा है कि जो कंटेंट है, जो बच्चे का अमाउंट है और काइंड में कैसे कैसे डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक प्लेस बाय द एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके होता है। अब इसमें क्रिटिक क्या है भाई, क्रिटिक का मतलब उनकी आलोचना। तो अब देखिए, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर आप भूल भी रहे हैं, तो आलोचना में आपको क्या ये समझ में आता है कि चिल्ड्रन एक्टिव बीइंग है, ये कोई आलोचना की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर एक्टिव हैं दैट इज़ अ गुड पॉइंट। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, ये तो एक रिजल्ट है ना, कंक्लूजन है जो वो बता रहे हैं कि भाई बच्चे जो है ना वो बड़ों जितना ही सोचते हैं। अंतर सिर्फ क्या है, क्वालिटी में अंतर है। मतलब कि अगर एक दिन में 2000 थॉट्स अगर हम सोच पाते हैं कि एक एडल्ट सोच पाता है, हम लोग सोच पाते हैं, तो वही 2000 थॉट बच्चा भी सोच पाता है। सिर्फ उसके थॉट के किस में अंतर है, काइंड में। हम अपने करियर से संबंधित सोच सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित सोच सकते हैं, और बच्चा अपने खेलने से संबंधित, खाने से संबंधित सोच सकता है। तो ये बात भी कोई क्रिटिक की बात नहीं है, तो ये भी क्रिटिक नहीं है। और डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के मतलब सामाजिक उसके अंतर क्रिया के साथ ही होता है, ये भी बात सही है। बट जो फर्स्ट है इसमें कि डेवलपमेंट जो बच्चे का है वो डिपेंडेंट होता है ऑफ देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर ही निर्भर होता है। ये जो बात इन्होंने कही है ये इनका नहीं है, ये किसने कहा था, ये जो है लेव वाइगोस्की का था। ये अगर कभी भी सोशियो कल्चर की बात करें तो वहाँ लेव वाइगोस्की आएंगे, बट यहाँ पे ये जीन पियाजे के क्रिटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पक्ष को क्या किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर मारा है। इनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उतना महत्व नहीं रखता है।
इसीलिए ये इनका क्या है, एक क्रिटिक के रूप में, आलोचना के रूप में सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक ही पेपर से 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से आया हुआ है। पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की, कोहलबर्ग, ये कुछ गार्डनर, ये कुछ ऐसी थियरी है जो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीडीपी में बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको अच्छे से इनके ऊपर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, Jean Piaget and Lev Vygotsky have shifted the understanding of learning as a fill in the blanks process to fill in the blanks process। अब यहाँ पे दोनों लोग में देखिए आपको सिमिलरिटी भी जानने को मिलेगी कि इन दोनों लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग है उसको कौन से प्रोसेस से किसकी तरफ लेकर गए हैं। तो एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, मैकेनिकल टू बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक टू मैकेनिकल, सक्रिय से निष्क्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय, यांत्रिक से व्यवहारवादी, व्यवहारवादी से यांत्रिक। पहला वाला जो है इसमें क्या कह रहा है कि समझ को किससे, यहाँ गलती क्या होती है कि अब देखिए या तो कोई ये मारेगा या तो कोई ये, मतलब इन चारों में से, क्योंकि दो तो आपको सेम ही सेम दिख रहे हैं। अब किस फिल इन द ब्लैंक्स में किसको भरना है, अब उसको समझने के लिए बहुत सारे लर्नर जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया जो है उसको, समझ को किस प्रक्रिया से प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। यहीं पढ़िए, प्रक्रिया से मतलब पहले क्या था वो यहाँ होगा और प्रक्रिया में अभी क्या है वो यहाँ होगा। तो प्रक्रिया में क्या था, मैकेनिकल तो होगा नहीं ना, बिहेवियरिस्टिक होगा, पैसिव। पहले बच्चों को पैसिव मानते थे, बट इन लोगों ने क्या कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनको एक हेल्प देना है। अगर इनकी भाषा में कहें तो चिल्ड्रन क्या हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं पियाजे। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि भाई उनको सिर्फ स्कैप फोल्डिंग देनी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा उनको हेल्प देना है, टेम्प्रोरी हेल्प। तो पैसिव टू कहाँ हो जाएगा आपका, एक्टिव इन्होंने बनाया। समझ में आया, फिल इन द ब्लैंक्स में किसका क्या भरना है। ठीक, से जो है ये यहाँ पे प्रक्रिया से, मतलब पहले जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पे आएगी पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, और प्रक्रिया में जो बाद में हो रही है वो दूसरे में आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड टाइम क्वेश्चन है। सोशल इंटरेक्शन, रेनफोर्समेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा। रेनफोर्समेंट की बात तो भाई ये करते ही नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही आप कट करिए। रेनफोर्समेंट की बात कौन करता है, तो रेनफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर। ठीक, तो ये आपका ऐसे ही गलत। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की भी बात नहीं होती क्योंकि ये तो आपका फिर वही हो जाएगा कि बच्चे को रटवाते जाओ, जिसके ऊपर ये लोग बिल्कुल उसके विरोधी हैं। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा, मतलब बच्चे ने जो पहले समझा उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दो, तो ऐसी बात नहीं। सीखने का आधार हमेशा सोशल इंटरेक्शन मानेंगे अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की की थियरी में SCL इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सोशल हो गया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया और एक आपका लैंग्वेज हो गया। 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बल देने वाले हैं वो वाइगोस्की हैं, जिनका मानना है कि बच्चा अपने सोशल इंटरेक्शन या सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी लर्निंग को करता है। At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individual believe that the society need to update the rules over time। अब देखिए उनके जो स्टेजेस हैं, कोहलबर्ग जो आपके हैं उनकी थियरी हमने पढ़ी हुई है, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में इनका है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, रूल्स आर रूल्स बट दे नीड टू अपडेट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू पर्सन। क्लियर। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो भाई इसमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए जब आपको क्वेश्चन नहीं आता हो ना तो कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, उससे आपका काम बहुत आसान होगा और वो ऐसे ही होगा। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन को पढ़ा, अब इसके बाद देखिए उसमें क्या कह रहा है, रूल्स की बात कर रहा है। तो अगर थियरी को एक आध बार भी अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है, कि भाई दंड और आज्ञाकारिता, इसी की बात तो कर रहा है। तो ये क्या है, ये स्टेज में तो रूल्स की बात ही नहीं होगी। गुड बॉय गुड गर्ल में भी किसी प्रकार के रूल्स की बात नहीं की जा रही है, वो सामने वाले को, मम्मी को, पापा को, टीचर को अच्छा दिखाने की बस एक तरीका है। अब बचता है आपका पास 2 ऑप्शन जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, C और D। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन की सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, पहला तो आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्लियर। तो इस स्टेज में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है, इसके तहत जो है ये आपका नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा कि जहाँ पर बच्चे को लगे कि रूल्स आर रूल्स और इसको जो है अपडेट करना चाहिए, ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में आएगा। कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रूल है बट वो किसी व्यक्ति के लिए जो है ख़राब है या
जो है उसमें उस हिसाब से चीज़ें नहीं फिट हो पा रही हैं तो उसको हमें बदल भी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, कि अगर मासेस का उसमें वेलफेयरमेंट इंक्लूड है तो वो सोशल ऑर्डर जो है बदल देना चाहिए। जैसे एम्बुलेंस सारी गाड़ियों में रेड अगर सिग्नल सबको रुके रहना चाहिए, बट अगर किसी की लाइफ का सवाल है तो हमें उसको आगे भी जाने देना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग की थियरी पूरी हमने डिटेल में पढ़ी हुई है और उसमें ट्रिक से याद भी किया है, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन यही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन कि किस स्टेज में फॉल करता है, तो वो अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये गारंटी है। Which of the following is a correctly matched pair of the type of intelligence and the end state possibilities as per the theory of Howard Gardner? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अब देखिए गार्डनर से जैसा मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन आ गया है, इंटेलिजेंस, लॉजिको मैथमेटिकल, एंड स्टेट पॉसिबिलिटी है अकाउंटेंट। दिस क्वेश्चन, इसका मतलब पहले मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या रहा है और दिया क्या है, तो पहले मैं उसको समझाती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है ये कौन सा इसमें इंटेलिजेंस का करेक्टली मैच पेयर है, और एंड स्टेट पॉसिबिलिटी मतलब कि आपको जो भी इंटेलिजेंस, जैसे एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। अब उस 8 प्रकार में आपको 4 ऑप्शन दिए इंटेलिजेंस के, और उस इंटेलिजेंस में सबसे बेहतरीन जो काम होगा वो उसकी एंड स्टेट पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। पहला है आपका ये इंटेलिजेंस दिया है कौन सा है, तो इसको पढ़ के कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिको मैथमेटिकल मतलब कि जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन वाला है। एंड स्टेट पॉसिबिलिटी है इसका क्या, अकाउंटेंट। क्या है, अकाउंटेंट। अब आप एक बात बताइए, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल अगर है तो साइंटिस्ट हो गए, अकाउंटेंट जिनको मैथ्स का काम अधिक करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल, जो स्थानिक बुद्धि होती है, और इसका एंड स्टेट पॉसिबिलिटी दे रहा है एथलीट। अब ये बताइए, अगर किसी को स्पेशल, स्थानिक का ज्ञान है कि यहाँ पे ये चीज़ बेहतर तरीके से बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ स्कल्पचर हो गए, आर्टिस्ट हो गए ये लोग, तो क्या इसमें एथलीट का क्या रोल है? एक एथलीट को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, तो ये तो आपका ऐसे ही मिसमैच होता है। ठीक, अब हम तीसरा और चौथा देखेंगे। क्लियर। थर्ड है इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक, जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वही लिंग्विस्टिक है। इसका क्या है, नेविगेटर। तो भाई जिसकी भाषा अच्छी हो किंतु वो क्या है, नेविगेट कर रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है लेकिन तो वो नेविगेटर है, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। फिर है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। इंटर हमेशा 2 लोगों के बीच की बात करता है और इंट्रा सेल्फ की बात करता है। और आप डांसर हैं तो डांसर तो आप खुद के लिए हुए ना, उसमें कोई ऐसा तो रोल है नहीं। दैट मीन्स सी और डी भी आपका क्या है, मिसमैच्ड है। ये जो क्वेश्चन था इस पर जो है सीबीएसई ने सबको जो है नंबर दिया था, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे हिंदी में थोड़ा अलग लिखा हुआ है और इंग्लिश में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, बट इसमें इन्होंने जिसको सही माना था वो इन्होंने जो है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका स्पेशल है, इसको इन्होंने सही मानते हुए ऑप्शन नंबर बी पर ही सबको जो है 1 नंबर दिया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में जो है चारों ऑप्शन में गलत है, बट इसमें देखिए स्पेशल लिखा हुआ है, और हिंदी में जब आप देखेंगे स्थानिक और अंतःस्थिति अनुपालन में वास्तुकार, तो वास्तुकार दैट मीन्स कि जो बनाने वाले स्कल्पचर हैं वही है, तो स्पेशल और उनका रिलेशन जो है सही है एकदम, एंड स्टेट पॉसिबिलिटी। दैट्स वाई इन्होंने बी ऑप्शन को करेक्ट माना था। लेकिन उसके अलावा भी चूंकि इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी हिंदी में जो है गलत लिखा हुआ है, कई जगह इंग्लिश में उस चीज़ को गलत लिखा है, तो इसके लिए कॉमन मार्क्स सबको मिले थे। बट आपको ये ध्यान देना है कि स्पेशल अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में वास्तुकार है तब ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो इसके साथ ही अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे भी हम आपके लिए लेते आएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर रहे और आप आसानी से सीटेट का पेपर क्वालिफाई करके और आगे अच्छे से जो है अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहें। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या करना है, गिव डायरेक्शन वाइल द लर्नर फॉलो ब्लाइंडली, निर्देश देता है कि बच्चे अंधवत अनुसरण करते रहें उसका, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो टीचर को करना ही नहीं है कि भाई बच्चे ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखना है, और अगर बच्चे को एक्टिव रखना है तो उसको ब्लाइंड तो हमको करना नहीं होगा। क्लियर।
अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड द प्रोसेस लर्निंग इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर। ये भाई थोड़ी अच्छी बात है कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सामाजिक क्यों? क्योंकि समाज का ही तो पार्ट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बच्चे को रहना उसी समाज में है, पढ़ लिख कर वो कहाँ रहेगा? उसी समाज में। और रचनावादी का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। दैट मीन्स कि चाइल्ड जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का सृजनात्मकता जो है उसकी स्वयं की होती है, वो खुद से उसको बनाता है। तो ये बात सही है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए से। सेट अ रिजिड एंड स्टैंडर्ड करिकुलम, कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। रिजिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन करिकुलम, ये बिल्कुल गलत है, तो ये तो आप ऑप्शन सी ऐसे ही कट रहा है। यूजेज असेसमेंट टू रैंक द स्टूडेंट, श्रेणियों में बांटना, कभी भी नहीं। कंपैरिजन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ना, कंपैरिजन नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करना है, आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है, होमोजीनियस ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी कि तेज बच्चों को एक साथ बैठा दिया, गधों को एक, मतलब कमज़ोर बच्चों को एक साथ, ये चीज़ आपको नहीं करना। लेबलिंग भी नहीं करने से, अभी मैंने कहा गधे बच्चे या तेज बच्चे, तो ये लेबलिंग करना भी पूरी तरीके से गलत होता है। सभी बच्चे सामान्य होते हैं, ठीक। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड द चाइल्ड प्रोसेस लर्निंग इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर। According to the National Education Policy 2020, the progress card of the student communicated to the parents would be, कैसे दिया जाएगा? Based on NRT Norm Reference Test, क्या ये मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो? पहला, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इस पर आधारित होना चाहिए। या फिर अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन ऑफ क्लासमेट्स, या फिर उनके क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग जो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे उनके सहपाठियों की तुलना में। अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है और बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूज़ भी करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि NRT और CRT, कभी भी सिर्फ NRT या सिर्फ CRT पर हम बच्चे का असेसमेंट नहीं करेंगे, एक पर नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्म जो है ये बात करता है कि उनके पीयर के साथ उनका जो है कैसा आया है, ये चीज़ है। और क्राइटेरिया है क्या कि अगर आपने 80% लगाया हुआ है कि 80% के ऊपर अच्छे बच्चे कहलाएंगे तो वो 80 लाना है उसको, दैट इज़ CRT। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बच्चे के असेसमेंट के लिए प्रॉपर नहीं, और अकॉर्डिंग टू 2020 पूछा है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही देखिए ये चीज़ तो ठीक कहा है इसने, रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस, बट जहाँ इन्होंने ये कंपैरिजन लगा दिया ना क्लासमेट्स के, तो कंपैरिजन तो आपको करना ही नहीं है बच्चे का, चाहे वो क्लासमेट से हो या किसी से हो। दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत है और सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को वो प्रतिबिंब करे, उसको दिखाए। टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, रिटेंशन का मतलब कि उनके जो स्कूल वो नहीं आते ना उसको रोकने के लिए। किन बच्चों का? वो बच्चे जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्या हैं? वंचित समूह हैं, जिनके पास मतलब डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं। NEP 2020 क्या करिकुलम और पेडागॉजी कैसा करना है? सेंटर्ड अराउंड एग्ज़ाम, तो भाई परीक्षा केंद्रित तो हमको रखना ही नहीं, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना है। तो ये तो एग्ज़ाम की कहीं अगर बात करें कि भाई एग्ज़ाम को बहुत महत्व देना है तो बिल्कुल गलत बात है। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को भी उतना महत्व नहीं देना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज, एक मात्र नहीं है, कई रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है, दिमाग में रखिए। इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअल, ये बात ठीक है कि उनको इंगेज करने वाली हो बच्चे को और उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, संदर्भ के अकॉर्डिंग हो। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है। क्यों? क्योंकि मानकीकृत और एक रूपी, आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें और आप यूनिफॉर्मिटी की बात करें, एक रूपी कि मतलब जो सिलेबस एक पहला बच्चा पढ़ेगा वही दूसरा भी पढ़ेगा, वही एक ब्लाइंड भी पढ़ रहा है, वही एक ऑडियो विजुअल मतलब कि जो बच्चा अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी देख रहा है, ठीक है, डीफ भी वही पढ़ रहा है, तो ये गलत है। तो सबकी नीड को कैटर करने वाला हमको चाहिए, तो इसकी वजह से ये भी गलत होगा। सही ऑप्शन कौन सा बच रहा है? संलग्न और संदर्भित होना चाहिए 2020 के अकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए जो सोशली रूप से क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस रूप में हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स बाई जेंडर इज, तो आपको पता है सेक्स का मतलब क्या है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, दैट इज़ योर सेक्स, और वो पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक। हालांकि हम देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी में ऐसा बहुत बार होता है कि अगर लड़की होती तो लोग कहते हैं कि नहीं
जो है ऐसा लगता है कि उन लोगों के हाथ में है कि वो लड़का करा लेते, बट फिर भी अब एजुकेशन की कमी कह लें या फिर अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी है। तो ये आप याद रखिए कि सिंपल कि सेक्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल, कोई सोशल नहीं, कल्चरल नहीं है, सोशल कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है? बायोलॉजिकल है। ठीक है, इस पर किसी का वश नहीं है। और जेंडर क्या है? जो हम बनाते हैं, जो सोसाइटी में काम को डिपेंड करवा दिया गया कि भाई मेल है तो ये काम करेगा, फीमेल है तो ये करेगी। दैट मीन्स कि एक ही ऑप्शन में बायोलॉजिकल, अगर आपने एक देख लिया तो बाकी तो ऑप्शन ऐसे ही आपके कट हो जाते हैं। तो ये क्या है कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल वाइल जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बनाया जाता है जेंडर को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following tools should be used by the teacher to assess student? कौन सा टूल इसमें टीचर को यूज़ करना चाहिए? वर्क इन ग्रुप्स, अच्छी बात है, ग्रुप्स में काम कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए भाई? क्योंकि बच्चे उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, दूसरों से भी और अपनी भी बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, कोलैबोरेशन अच्छा होता है, टीम वर्क अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम टीम वर्क में अच्छे से कर पाते हैं। क्लासरूम पार्टिसिपेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि टीचर को क्या है कि बच्चे को एक्टिव रखना है। बच्चा क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे बच्चों से मिल रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, ये भी अच्छी बात है। पोर्टफोलियो, अब यहाँ पे देखिए एसेसिंग की बात की जा रही है ना, बच्चों का मूल्यांकन करना है उनको, तो पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है पोर्टफोलियो भाई? कि पोर्टफोलियो में उसका एक सिस्टमैटिक पूरे तरीके से रखा गया है इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, कि बच्चे ने इसमें ये किया, इसमें ऐसे किया, तो पोर्टफोलियो इज ऑल्सो गुड थिंग। प्रेजेंटेशंस, प्रस्तुतिकरण, ये भी एक अच्छी बात है। ऑप्शन देखते हैं, पहला, तीसरा या चौथा, तो ऐसा नहीं है, सभी ऑप्शन आपके इसमें पॉजिटिव ही है, कोई ऐसा नहीं कि जो निगेटिव दिख रहा है। तो देखिए चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए चारों हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका यही होगा। क्योंकि देखिए वर्क ग्रुप्स में वर्क करना है, क्लासरूम में एक्टिव रखना है, पोर्टफोलियो भी बना सकता है और प्रेजेंटेशन भी करवा सकते हैं। चारों तरीके से बच्चे जो टीचर जो है वो बच्चे के मूल्यांकन कर सकती हैं, एसेस कर सकती हैं। Which of the following statement about language and cognitive development is correct? तो देखिए दो लोग हैं, पियाजे और वाइगोस्की, जिन्होंने इन दोनों के बारे में बातें कही है। हमने अपने जो है क्लासेस में भी इसको डिस्कस करा है कि इसमें किसने क्या क्या बातें कही है। क्लियर? तो कॉग्निटिव के बारे में कौन सा करेक्ट है? भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ये सही बात है कि जो लैंग्वेज है वो व्यक्ति के, क्लियर, तो देखिए ये सही बात है, लैंग्वेज डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने ये चीज़ माना है कि भाई लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। लेकिन वाइगोस्की ने इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया, क्योंकि उनका मानना है कि लैंग्वेज जो है मैंस ग्रेटेस्ट टूल होता है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। लैंग्वेज हिंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के जो है उसको रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसी बात भी गलत है। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ये क्या कह रहा है कि भाई जो लैंग्वेज है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इसमें जो सबसे बेस्ट आपका पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जितने अधिक से अधिक लैंग्वेज जानते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि आप अधिक से अधिक वर्सेटाइल नेचर के हैं, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना बेटर होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी उतना बेहतरीन तरीके से होता है। ऐसे ही एक बच्चे के केस में भी होता है। तो ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ज़रूर जो है उसमें बता दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएँ। पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।